हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल वे में कवर कर रहे हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करें। अगर आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इन लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आर्ट है या ये साइंस का फील्ड है, और दूसरा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी तक हमने नेचर, मीनिंग, स्कोप और कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ इन लेक्चर सीरीज के साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग प्लस आपका जो मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये हमारा पूरा सेशन चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना कि ये आर्ट का फील्ड है या ये साइंस का फील्ड है। क्योंकि ये जब हम कहते हैं ना कि ये एक साइंटिफिक है या एक साइंस का फील्ड है, तो हमारे लिए मतलब ये हो जाता है कि इसके कुछ ऐसे बेसिक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं बेसिकली। और जब हम कहते हैं कि ये एक आर्ट है, तो आर्ट डिपेंड करती है उसको फॉलो करने वाले पे या उस आर्ट के क्रिएटर के ऊपर, राइट। तो डिपेंड करता है कि हम इसको आर्ट मानते हैं कि इसको साइंस मानते हैं, तभी हम इस फील्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम इसके नेचर को समझते हैं तब। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइंस से हमारा मतलब क्या है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए जिनका ये मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानना क्रिटिसिज्म को इनवाइट करने जैसा है, तो हमें साइंस इसको नहीं मानना चाहिए। वहीं जो स्कॉलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका ये मानना था कि ये साइंस का फील्ड है, हमें इसकी साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं। देन आपको ये समझना होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। ओके, साइंस अगर आप लेके चलते हो एक ऐसी चीज जिसपे आप कुछ ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्व करके आप उसको एक मैथमेटिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये साइंस का फील्ड नहीं है। लेकिन अगर बात करते हो साइंस की जिसमें आप जो भी कंक्लूड करते हो, जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो बेस्ड होती है आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी ऑब्जर्वेशन पे, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक साइंस का फील्ड है। ठीक है, तो मुद्दा ये है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टमैटिक नॉलेज है, जो वो ऐसी नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से मिली है। ठीक है, एंड उसके बाद में हम वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस का फील्ड है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम सॉर्ट हैज एग्जिस्टेड सिंस द अर्लीस्ट टाइम एंड इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अ लार्ज एंड एक्सटेंसिव वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्यूमुलेटेड, जिसको हम बाद में कहते हैं साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इवन कौटिल्य के काम में भी हमें साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक झलक दिखाई देती है। हु वाज कौटिल्य? कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। 4th सेंचुरी BC के अंदर उन्होंने अर्थशास्त्र करके एक किताब लिखी थी जो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आईने अकबरी के अंदर भी हमें उनके बारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ फॉरेन राइटर्स भी रहे हैं, जैसे मैकियावेली का द प्रिंस है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जो कि ये कहती है कि कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करके आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया फॉलो कर सकते हो, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा एफिशिएंट बना सकते हो आप। ठीक है, सो वी कैन से कि हर एक सदी के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ हर एक कंट्री ने बेसिकली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट किया है। बेसिकली कि आज हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कंट्रीब्यूशन हर एज का रहा है, हर कंट्री का रहा है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। अब बात करते हैं साइंस। जब हम एक सब्जेक्ट को साइंस बोलते हैं, जो फिजिकल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो साइंस के फील्ड है, मैथमेटिक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मेटिव वैल्यूज के लिए जगह काफी क्लियर होती है। नॉर्मेटिव वैल्यूज क्या होती है, अब ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट। जैसे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं या जब हम अपने बिहेवियर की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ चीजें होती है जिनको हम ऑलरेडी कैरी करते हैं अपने बिहेवियर में। जैसे वी ऑल बिलीव कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमारे कुछ एथिकल वैल्यूज है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सो दीज आर नॉर्मेटिव वैल्यूज। ये एग्जाम्पल देने के लिए आपको, ताकि आप समझ पाओ कि नॉर्मेटिव वैल्यू से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो साइंस के फील्ड में नॉर्मेटिव वैल्यूज की जगह काफी क्लियर होती है। ओके, आपने कितनी बार ऐसे फिजिक्स, ऐसे केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा जहां पर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए,
या वैसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे किसी प्रकार की बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव वैल्यू के लिए जगह काफ़ी क्लियर हो जाती है। देन इंसान का रोल क्या है, एक ह्यूमन का रोल क्या है यहाँ पर, उसका नेचर कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हम प्रेडिक्टेबल मान के चलते हैं व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ साइंस की। इंसान ऐसा करेगा, अगर हम मान के चलते कि ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसा बिहेवियर उनका होने वाला है। प्रिडिक्शन एक मेजर फैक्टर है, या प्रिडिक्शन एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी साइंटिफिक फील्ड के लिए। देन there is a body of comparative studies from which it may be possible to discover principles and generalities that transcends rational boundaries and peculiar historical experience. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कंक्लूड अगर मैं करूं तो रेगुलरिटी, प्रोडक्टिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यू, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एग्जैक्टनेस, ये सारी फिजिकल साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब क्या है, अगर आपके पास डेटा दिया गया है, आपको पता है कि इन कंडीशंस में इनका रिजल्ट आने वाला है और एक्चुअल में भी वैसा ही रिजल्ट आता है, वी कैन से कि हाँ ये फिजिकल साइंस का फील्ड है, ठीक है। इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हो, ये रेगुलर बिहेवियर शो करता है, एग्जैक्टली आपको पता चलता है, राइट। यहाँ पे नॉर्मेटिव वैल्यूज के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये था आपका साइंस के फील्ड के बारे में। सो व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट साइंस, बहुत ईजी है। ये बेसिकली जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं उनका ये कहना था, जैसे जैकब वाइनर की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंटिफिक फील्ड है, दैट मीन्स आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ हमारी बेसिकली हमारा क्रिटिसिज्म करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के फील्ड के तौर पे इस्टेब्लिश करना इज एन ओपन इन्विटेशन टू रिडिकल, रिडिकल इन द सेंस कि आप उनको क्रिटिसिज्म के लिए इनवाइट कर रहे हो। और भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इसको साइंस के फील्ड के तौर पे इस्टेब्लिश करने से या मानने से भी इनकार कर दिया। बट राइट वोल्डो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी एज एनी सोशल साइंस इज कंसर्न प्राइमरीली विद ह्यूमन बीइंग, अ टाइप ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय थिंकिंग एंड वैल्यूइंग। थिंकिंग का मतलब होता है क्रिएटिवनेस, फ्री विल। आप यहाँ पे वैल्यूइंग का मतलब होता है मोरालिटी को आप बात कर रहे हो। मोरालिटी देखो, वैल्यू का मतलब होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, तो ये सब मोरालिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सही गलत का कंसेप्ट होता है कि ये सही है ये गलत है। सो इट इज सबमिटेड दैट द एस्टैब्लिश्ड टेक्निक ऑफ साइंस आर इनएप्लीकेबल टू थिंकिंग एंड वैल्यूइंग ह्यूमन बीइंग। बात ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी करते हो तो आप डील करते हो ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बीइंग दो काम करता है, एक तो वो सोचता है, उसके पास दिमाग होता है, और दूसरा उसकी कुछ वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज को वो कैरी करता है। वैल्यूज से हमारा मतलब है उसके कुछ मॉरल डिसीजन होते हैं, मोरालिटी को वो कैरी करता है, ठीक है। थिंकिंग से हमारा मतलब होता है कि वो कितना क्रिएटिव है, कितनी फ्री विल को वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। और अगर हम बात करते हैं थिंकिंग की या वैल्यूइंग की, तो जो हमारे एस्टैब्लिश्ड साइंस की टेक्निक्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली आप फ्री विल, मोरालिटी, ये चीज़ साइंस में नहीं ले जा सकते, लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। These things play a vital role in the functioning of public administration. कौन कौन सी चीजें? फ्री विल, चॉइस, पर्पस, वैल्यूज। सो ना तो हम इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ना ही इसको फिजिकल साइंस के साथ क्लासीफाई कर सकते हैं, बिकॉज सेम पर्सन अलग अलग सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव नहीं करेगा। मान लो आप ही हो, अलग अलग कंडीशन में हो सकता है आप अलग अलग तरीके से बिहेव करो, और सेम तरीके की सिचुएशन में आप अलग तरीके से बिहेव करो। मतलब आज आप जा रहे थे, आपका किसी से झगड़ा हो सकता है आपका बिहेवियर अलग हो। अगले दिन आप गए, फिर आपका झगड़ा हो गया किसी सेकंड पर्सन से, हो सकता है उस टाइम आपका बिहेवियर अलग हो। इंसिडेंट सेम हुआ लेकिन बिहेवियर आपका अलग अलग हो सकता है, राइट। तो ये चीजें इसको साइंस के फील्ड के तौर पे एस्टैब्लिश करने से रोकती हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि नो एग्रीड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन सो फार इवॉल्व्ड। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब एक डिसिप्लिन के तौर पे स्टडी स्टार्ट हुई तो दो बेसिक पिलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब दो पिलर्स थे या दो तरह से स्टडी चल रही थी इसकी। पहला था कि इसको एक पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, तो ये चलता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी पे। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें और बेहतर बनाना है। और कुछ स्कॉलर्स ऐसे आए जिन्होंने कहा कि इसके कुछ है ना इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स अगर हमें पता चल गए, हमने इस्टेब्लिश कर लिए, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप एफिशिएंट, इकोनॉमिक और इफेक्टिव बनाने से रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, कुछ सालों की मेहनत के बाद में ये पता चला कि कोई ऐसा इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है ही नहीं जिसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हो।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप मिस कर ही दोगे, ठीक है। सेम प्रिंसिपल आप हर एक जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये चीज थी। फिर बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कंप्लीटली रैशनल नहीं हो सकता, इवन प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं या हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो scientific method of study is inapplicable to the study of administration because values which are closely involved in administrative facts cannot be studied scientifically. बाकी बात ठीक है, टेक्निक की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि ओके हम टेक्निक में इसको साइंटिफिक फील्ड मान सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की तो हमारे लिए इसको एक साइंस का फील्ड मानना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका बिहेवियर है एंड इट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग। ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग यू कैन, आई मीन आप खुद का बिहेवियर भी नहीं कई बार प्रिडिक्ट कर पाते कि आप अगली सिचुएशन में क्या करने वाले हो। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, तो अगर ये साइंस का फील्ड नहीं है तो क्या ये आर्ट का फील्ड है? बात करते हैं इस बारे में। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट, ये आर्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज कंसर्न नॉट ओनली विद द फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स बट ऑल्सो विद द एक्चुअल रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये न केवल जनरल प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने पे फोकस करती है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में रन कैसे किया जाता है उस पर भी ये फोकस करती है। चार्ल्स वर्थ कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स फाइननेस, लीडरशिप, जील एंड लॉफ्टी कन्विक्शन। लेकिन ना तो ये कंप्लीटली आर्ट है, ना ही ये कंप्लीटली साइंस है, ये मिक्सचर है। कैसे? ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है, लेकिन मोर ऑफ एन आर्ट देन साइंस। ये आर्ट ज्यादा है साइंस के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ना कि थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस पे। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा चीज़ें सीखोगे रियल लाइफ सिचुएशन में, रेदर देन कि आप बैठ करके ये देखो कि अच्छा फ्रेडरिक टेलर ने ये कहा था, वुडरो विल्सन ने वो कहा था, ठीक है। उनकी जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर कम और आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा चलोगे, राइट। देन वी गेट टू नो कि ओके ये रियल लाइफ में जो आपकी जो एक्चुअल रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ज़्यादा काम करता है। एक ऑफिशियल, चाहे वो बोल रहा हो, चाहे वो कुछ लिख रहा हो, चाहे वो ड्यूटी पे हो, उसके जो भी वो काम कर रहा है उसका कुछ प्रैक्टिकल एंड होता है उसके कोई भी काम का, ठीक है। एंड एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, ये आपको याद रखना होगा, एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, यही वो चीज है जो इस फील्ड को एक आर्ट का फील्ड बनाती है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे कि ये एक साइंस का फील्ड है, एक आर्ट का फील्ड है। मान लो एक पेंटर है, वो पेंटिंग कर रहा है, लेकिन जब वो पेंटिंग करता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या वो पेंट करता है, वो तो उसकी खुद की चॉइस है, उसकी फ्री विल है, राइट। लेकिन जब वो पेंटिंग कर रहा है तो उसको पेंटिंग के कुछ बेसिक्स तो पता होने चाहिए, उसको कलर कॉम्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अच्छा लाइट शेड कैसे होगी, डार्क आप कैसे उसको बना सकते हो। तो अगर तो उसको पता है लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में, लॉ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट के बारे में, तो वो एक अच्छा पेंटर बनेगा। तो उसको बेसिक्स तो उसकी वो तो ऑलरेडी साइंटिफिक है ना, वो मतलब लाइट यहाँ पे आपको अगर बतानी है तो आप शेडिंग कैसे करोगे, आप कौन सा कलर उठाओगे, आप ब्रश कैसे यूज करोगे, वो चीज तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वो तो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, राइट। लेकिन आप उन टेक्निक का यूज करके करते क्या हो, आप डिजाइन क्या करते हो, वो आपकी इच्छा है, वो एक पेंटर की विल है, फ्री विल है, उसकी चॉइस है। द सेम गोज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को आप टेक्निक बता सकते हो, लेकिन वो उन टेक्निक से क्या बनाता है वो आर्ट है, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको साइंस और आर्ट में क्यों कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। जहां तक बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टेक्निक्स की, तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये फील्ड ऑफ साइंस है, लेकिन जब आपने उसको तरीके बता दिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये कुछ लॉज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उन लॉ को फॉलो करके वो करता क्या है, ठीक है, वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। अगर अभी भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। Then it stands for the process or activity of administering governmental affair. This makes it an art.
ये एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन भी है जहाँ पर आप प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हो, तो ये एक साइंस भी है। बट इट इज़ मोर एन आर्ट देन साइंस बिकॉज इट इज़ मच मोर प्रैक्टिकल देन थियोरेटिकल। अगर हमें अच्छे से इसको समझना है तो हमें दोनों ही एस्पेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी, हमें इनको हार्मोनियसली ब्लेंड करना होगा ताकि बेस्ट रिजल्ट्स हम अचीव कर पाएँ। ओके, तो ये था डिस्कशन कि ये एक आर्ट का फील्ड है या साइंस का फील्ड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी। आई नो शुरू में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बट इसका कारण यही है कि शुरू के जो टॉपिक है वो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आप उनको अच्छे से कवर करते हो तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आने वाले टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, राइट। हम फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दोगे, फिर जब आप एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर को देखोगे यू विल फील कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं या ये चीज़ मुझे आती ही नहीं। और ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो पढ़ रहे होते हैं या कुछ लेक्चर्स देखने के बाद में या फर्स्ट पूरा मतलब एक बार में पूरा सिलेबस कवर करने के बाद भी उनको ये फील होता है कि क्वेश्चन पेपर में मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब आप अपनी फाउंडेशन या अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उनको कवर नहीं करते, क्लियर नहीं करते। ओके, तो हम बहुत स्लोली जाने वाले हैं शुरू के 3 टॉपिक के लिए, उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड वाले इस पे चलेंगे। आई होप आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कंसर्न होता है, तो यू नो हाउ टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, अप्रोचेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको पता होना चाहिए। देखो, हर एक चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया होता है, तो अप्रोचेस वो नज़रिया है। आप एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हो, आपको यहाँ तक पहुँचना है। मान लो ये फील्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कौन सा रास्ता लेते हो, ये बहुत सारे रास्ते हैं इस तक पहुँचने के, आप कौन सा रास्ता लेते हो, दैट इज़ द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप उसके किसी स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हो, उसके बिहेवियर पे फोकस कर रहे हो, उसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख रहे हो, या फिर आप उसका आने वाला जो एक वो होता है ना कि हाँ केस मेथड्स है या इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके हिसाब से इस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो। तो वो बताती है आपको डिफरेंट अप्रोच, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड उसके बाद में वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। वुड्रो विल्सन के बाद में वी गेट टू नो द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन वाला टॉपिक। ये अराउंड आपके जो 2 लेक्चर्स हैं उस पर ईजिली बन जाएंगे इवोल्यूशन पे, और अगर एक लेक्चर भी हम बनाते तो काफ़ी लेंथी होने वाला है। सो डोंट वरी, हम बहुत ही रिलीजियसली बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात आती है मटेरियल की, तो यहाँ पर मैंने इग्नू का मटेरियल रेफ़र किया हुआ है बेसिक के लिए, साथ ही साथ मैंने कुछ और बुक्स भी पढ़ी हैं जो मैंने यहाँ पर जो डेटा आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलने वाला। मैंने अलग अलग बुक्स उठाई हैं, अलग अलग रेफरेंस डेटा उठाया है, फिर मैंने लेक्चर्स तैयार किए हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारा टेस्ट सीरीज़ प्लस नोट्स का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको मटेरियल की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप फॉलो करते हो अपना खुद का मटेरियल तो मैं रिकमेंड करूँगी या मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही मटेरियल पे मतलब चिपके रहो, जंप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप 15-20 बुक उठा लाए एक साथ में और सबको एक ही टाइम पे सब बुक्स को पढ़ रहे हो, ये प्लान सही नहीं होता। एक टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज को आपने नहीं रेफर करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Are you looking for best study material for public administration? You can contact us 9896859767.